चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। इमेजिन कीजिए काठमांडू का एकदम वाइब्रेंट माहौल, मई 2026 का समय और बुद्ध जयंती का पावन अवसर। चारों तरफ ट्रेडिशनल म्यूजिक गूंज रहा है और एक सजी हुई पालकी को बेहद सम्मान के साथ ले जाया जा रहा है। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इस पालकी में कोई आम एंटीक पीस नहीं है। ये 13वीं सेंचुरी की एक प्राचीन बुद्ध मूर्ति है जो दशकों के एक्साइल या वनवास के बाद आखिरकार अपने घर लौट रही है। ये सिर्फ एक पत्थर की मूर्ति की वापसी नहीं है, बल्कि एक पूरी कम्युनिटी की आस्था और उनकी खोई हुई आत्मा की वापसी है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी मूवमेंट को समझेंगे कि कैसे दुनिया भर में लूटी गई कल्चरल हेरिटेज अब वापस अपनी जड़ों की तरफ लौट रही है और ये मुद्दा इतना क्रूशियल क्यों है। अब इस गहरे कनेक्शन को समझने के लिए 67 साल की श्रद्धालु सुनकेसरी शाक्या जी के इन शब्दों पर गौर करते हैं। वो कहती हैं, हम सब बहुत खुश हैं, हमारे भगवान वापस आ रहे हैं। ये लाइन सीधे दिल पर लगती है। जब 80 के दशक में ये मूर्ति चोरी हुई थी तो लोकल कम्युनिटी पूरी तरह टूट गई थी। वो खाली चबूतरा सिर्फ एक कलाकृति के गायब होने का निशान नहीं था, बल्कि वो एक गहरा स्पिरिचुअल घाव था। दशकों तक लोगों को एक रेप्लिका यानी नकली मूर्ति की पूजा करनी पड़ी। तो जब आज ये ओरिजिनल मूर्ति लौट आई है तो ये उस पुराने घाव के भरने का एक बेहद इमोशनल मोमेंट है। ये साफ दिखाता है कि इन धरोहरों का लोकल लोगों के साथ कितना पर्सनल और गहरा जुड़ाव होता है। वेस्टर्न म्यूजियम्स में ना अक्सर इन मूर्तियों को सिर्फ सजावट या शोपीस की तरह देखा जाता है, लेकिन कंजर्वेशन एक्सपर्ट्स यहाँ लिविंग हेरिटेज के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। नेपाल जैसे देशों में यह सिर्फ पत्थर या लकड़ी के निर्जीव टुकड़े बिल्कुल नहीं है, ये साक्षात देवता हैं। ये लोगों की डेली लाइफ का एक एक्टिव हिस्सा हैं। इन्हें रोज स्नान कराया जाता है, फूल और सिंदूर चढ़ाया जाता है। तो जरा सोचिए, जब ऐसी कोई मूर्ति चोरी होती है तो वो सिर्फ एक आर्ट की चोरी नहीं होती, बल्कि किसी कम्युनिटी के लिविंग गॉड का अपहरण करने जैसा होता है। इस मूर्ति का लंबा सफर सच में किसी फिल्म की स्टोरी जैसा लगता है। 1980s में काठमांडू के एक खूबसूरत पगोड़ा स्टाइल मंदिर से इसे चुरा लिया गया था। इसके बाद ये मूर्ति ब्लैक मार्केट के किन किन अंधेरे रास्तों से गुजरी, इसका किसी को कोई आइडिया नहीं था। फिर अचानक सालों बाद ये न्यूयॉर्क के तिब्बत हाउस यूएस में दिखाई देती है, जहां किसी अननोन मॉन्क ने इसे डोनेट कर दिया था। काफी लंबे लीगल और डिप्लोमैटिक एफर्ट्स के बाद फाइनली 2022 में ये अमेरिका से नेपाल वापस आई और अब मई 2026 में इसे वापस उसी ओरिजिनल स्टोन प्लिंथ पर स्थापित कर दिया गया है जो सालों से सुना पड़ा था। एक स्टोरी टेलर के तौर पे जब मैं इस पूरे सफर को देखती हूं तो ये वाकई किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। ग्लोबल लेवल पर डिप्लोमेसी अब एक नया मोड़ ले रही है। यूएस एनवॉय का ये स्टेटमेंट कि हम अतीत की एक गलती को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, इस बात का क्लियर प्रूफ है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी अब अपने हिस्टोरिकल इनजस्टिस को मान रही है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। अब फोकस सिर्फ इन इनक्रेडिबल पीसेस को विदेशी म्यूजियम्स में डिस्प्ले करने पर नहीं है, बल्कि पुरानी गलतियों को ठीक करके इन अनमोल आर्टिफैक्ट्स को पूरे रिस्पेक्ट के साथ उनके असली मालिकों और ओरिजिनल लोकेशंस तक वापस पहुंचाने पर है। अगर हम मैक्रो लेवल हिस्ट्री पर नजर डालें तो एक बहुत ही चौंकाने वाला सच सामने आता है। 1950s से पहले नेपाल की बॉर्डर्स बाहरी दुनिया के लिए लगभग क्लोज थीं। इस आइसोलेशन का एक पॉजिटिव साइड ये था कि वहाँ के सेक्रेड टेम्पल्स और प्राचीन स्थल सदियों तक बिल्कुल इंटैक्ट और सेफ रहे। लेकिन जैसे ही 1950s के बाद बॉर्डर्स खुले, एक तरफ तो मॉडर्निटी और टूरिज्म ने एंट्री ली और दूसरी तरफ ग्लोबल आर्ट थीव्स की नज़र इन बेमिसाल धरोहरों पर पड़ गई। कुछ करप्ट ऑफिशियल्स की मिलीभगत से एक बहुत बड़े पैमाने पर सिस्टमैटिक लूटपाट का दौर शुरू हो गया। वेस्टर्न आर्ट मार्केट्स की डिमांड पूरी करने के लिए इस देश की कल्चरल वेल्थ को लिटरली निचोड़ लिया गया। और हाँ, ब्लैक मार्केट के इन स्मगलर्स ने सिर्फ अलग अलग रखी मूर्तियां ही नहीं चुराईं, उन्होंने तो लिटरली मंदिरों की आत्मा को ही नोच लिया। सदियों पुरानी पत्थर और लकड़ी की मूर्तियों के साथ साथ हिस्टोरिकल रिलीजियस पेंटिंग्स को भी भारी मात्रा में लूटा गया। बात यहीं खत्म नहीं हुई। उन्होंने मंदिरों की खूबसूरत आर्किटेक्चरल खिड़कियां और बेहद बारीकी से नक्काशी किए गए दरवाजों तक को उखाड़ लिया। ये सब देखकर वाकई दुख होता है कि कैसे इन चोरियों ने न सिर्फ आस्था पर चोट पहुंचाई, बल्कि नेपाल के यूनिक आर्किटेक्चर को फिजिकली तबाह करके रख दिया। लेकिन इस भारी नुकसान के बीच एक राहत की बात भी है। 200 ये वो एस्टिमेटेड नंबर है जितने आर्टिफैक्ट्स, जिसमें प्राचीन ग्रंथ और मूर्तियां दोनों शामिल हैं, नेपाल को सक्सेसफुली वापस लौटाए जा चुके हैं। ये फिगर साबित करता है कि लगातार किए जा रहे एफर्ट्स और इंटरनेशनल कोऑपरेशन आखिरकार अपना असर दिखा रहे हैं। भले ही ये शुरुआत थोड़ी छोटी लगे, लेकिन इससे ये उम्मीद जरूर जगती है कि न्याय का पहिया अब सही डायरेक्शन में घूमने लगा है। अब इस डेटा पे थोड़ा ध्यान देते हैं।
41 कलाकृतियों को उनके ओरिजिनल श्राइन्स पर वापस स्थापित करना यकीनन एक बड़ी जीत है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी थोड़ी और कॉम्प्लेक्स है। ऑफिशियली आज भी 400 से ज्यादा धरोहरें मिसिंग लिस्ट में हैं, और अगर एक्सपर्ट्स की माने तो सच्चाई यह है कि गायब हुई इन अनमोल कलाकृतियों की एक्चुअल गिनती हजारों में है। तो भले ही 41 पीसेस की घर वापसी एक बहुत पॉजिटिव स्टेप है, लेकिन ये डेटा हमें याद दिलाता है कि चोरी का स्केल कितना मैसिव था और अभी भी कितना लंबा सफर तय करना बाकी है। तो इस एक्सप्लेनेयर को रैप अप करते हुए एक बहुत बड़ा सवाल सामने आता है जो गहरे विचार की मांग करता है। ऐसे कितने अनगिनत लिविंग गॉड्स होंगे जो आज भी किसी विदेशी म्यूजियम के ठंडे कांच के पीछे या किसी प्राइवेट कलेक्शन में सिर्फ एक शोपीस बनकर चुपचाप बैठे हैं। वो आज भी अपने असली घर लौटने का इंतजार कर रहे हैं। ये सिर्फ आर्ट रिकवरी का मुद्दा नहीं है, ये पहचान, आस्था और इंसाफ की बात है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस कहानी से इस पूरे मुद्दे पर एक नया और गहरा पर्सपेक्टिव मिला होगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। लीव कॉमेंट्स अबाउट योर ओपिनियन एंड सजेशंस। धन्यवाद।